हेलो प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने ही प्लेटफॉर्म एडुफाई हब पर, जहां आपको मिलते हैं हर एक सब्जेक्ट के फ्री नोट्स, फ्री पीडीएफ्स, डीपीपीज एंड ऑल अदर कंटेंट। जितनी भी चीज़ें आपकी रिक्वायर्ड हैं हर एक सब्जेक्ट से रिलेटेड, वो सारी चीज़ें आपको अवेलेबल हैं एडुफाई हब पर। And I'm welcoming you all again here, and today we are going to start with a new chapter of class 11th biology, which is photosynthesis in higher plants. Okay, first of all, you all must join our channel. Yes, telegram channel is here. You all may scan from here, और Edufy Hub के डायरेक्ट लिंक से आप यहाँ पर कनेक्ट हो सकते हैं, जहाँ पर आपको पूरा कंटेंट सारे सब्जेक्ट्स का अवेलेबल होता है, and so many question answers and PDFs are available here. Yes, अच्छा, today we are going to start which chapter? I said photosynthesis in higher plants. Yes, okay, so why we are going to study this chapter? We must consider it. Yes, कि हमें specifically अगर कोई भी चैप्टर कंप्लीट करना होता है तो हम उसके पीछे एक स्पेसिफिक रीज़न लेते हैं ना। आपको इस चैप्टर को एग्जैक्टली क्यों कंप्लीट करना है इसको समझ लेते हैं थोड़ा सा। जब भी हम फोटोसिंथेसिस की बात करते हैं ना, तो हमें पता है कि फोटोसिंथेसिस इज अ प्रोसेस जहाँ पर क्या होता है, प्लांट्स फॉर्मेशन करते हैं फूड का, एंड अल्टीमेटली वी आर गेटिंग द सर्वाइवल। हमें जो ऑक्सीजन मिल रही है वो कहाँ से मिल रही है, इसी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से। आपकी सराउंडिंग में जितनी भी लाइव्स आप देखते हैं इस पूरे अर्थ पर, ऑक्सीजन की जब आप अवेलेबिलिटी की बात करते हैं तो आपको पता है कि मेजर रोल कहाँ से आता है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से। ठीक है, सो व्हाट वी आर गोइंग टू कंप्लीट इन दिस चैप्टर, सबसे पहले आप ये समझेंगे कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में बेटा किस तरीके से जो लाइट एनर्जी, आपको पता है फोटोसिंथेसिस में हम क्या क्या यूज़ कर रहे हैं, हम सनलाइट का यूज़ करते हैं। आपने घर में भी अपने पेड़ों को बढ़ते हुए देखा है, आप उसमें पानी डालते हैं नहीं, एटमॉस्फेयर से उसे क्या मिलती है, कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है ना। और प्लांट्स के पास स्पेसिफिक पिगमेंट जो हम हमेशा से पढ़ते चले आ रहे हैं, क्लोरोफिल अवेलेबल है। तो अल्टीमेटली आपके पास कुछ स्पेसिफिक कंपोनेंट है जिसे आप क्या कहते हैं, रॉ मटेरियल्स। ये रॉ मटेरियल्स कैसे उस पूरी जो सनलाइट है, सनलाइट का मतलब लाइट एनर्जी। यस, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर करिए ताकि आपको उसका एक बेस मिले। अब ये लाइट एनर्जी जब कन्वर्ट होगी किस में, केमिकल एनर्जी में, और कौन करेगा ये प्रोसेस, प्लांट्स करेंगे। यस, और केमिकल एनर्जी का मतलब क्या है, तो ऐसे समझो कि केमिकल एनर्जी के फॉर्म में स्पेसिफिकली हमारे पास जो एनर्जी आती है वो क्या है, एटीपी आती है, बिल्कुल आती है। एटीपी के अलावा और ऐसे कौन से केमिकल मॉलिक्यूल्स हैं जो एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं। आपने पढ़ा हुआ है NADPH के बारे में, FADH के बारे में पढ़ा है या नहीं, कि ये सारे मॉलिक्यूल भी आपके क्या करते हैं, एनर्जी का प्रोडक्शन करते हैं। सो अल्टीमेटली एक प्रोसेस में हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो सनलाइट है, सनलाइट को कन्वर्ट करेंगे पहले केमिकल एनर्जी में। ठीक है, और फिर वही केमिकल एनर्जी से हम क्या बनाएंगे, फूड बनाएंगे इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। सो दिस इज ऑल अबाउट द होल प्रोसेस। ठीक है, जिसमें आप लाइट रिएक्शंस के बारे में पढ़ेंगे, डार्क रिएक्शंस के बारे में पढ़ेंगे, और सबसे बड़ी चीज़ कि इस वाले चैप्टर से आपको एग्जामिनेशन में बहुत सारे क्वेश्चंस मिलते हैं एंड लॉन्ग क्वेश्चन आंसर स्पेसिफिकली। तो आप जो कुछ भी इसमें पढ़िएगा जस्ट ट्राई टू कनेक्ट विद अस, और वहाँ पर एक एक चीज़ को अंडरलाइन करते हुए, ठीक है ना, एक एक टर्म को समझते हुए इसको क्लियर करेंगे। ठीक है बेटा, अब यहाँ पर देखिए आपके पास की टेक अवेज में सबसे पहले फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, देन इंग्रेडिएंट्स क्या है, प्लांट्स में कौन कौन से पिगमेंट्स हैं, उसका क्लासिफिकेशन, और एक्सन स्पेक्ट्रम के बारे में। दीज ऑल टॉपिक्स वी आर गोइंग टू कवर हियर। यस, फोटो सिस्टम्स, देन फोटोफॉस्फोराइलेशन, साइंटिस्ट का क्या क्या कंट्रीब्यूशन रहा, कि आपने जैसे पढ़ा है प्रिस्ले का एक्सपेरिमेंट के बारे में, इंगलमान का एक्सपेरिमेंट। यस, तो ये सारे एक्सपेरिमेंट्स जो हुए इस तरीके से कहाँ पर इन्होंने फोटो सिंथेसिस प्रोसेस में अपना इम्पार्ट किया। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम यहाँ देखेंगे। अब हम स्टार्ट करते हैं फोटोसिंथेसिस। बेटा ध्यान से देखो, फोटोसिंथेसिस में आपको पता है कि हम सबसे पहले यहाँ पर बात करते हैं कि हमारे पास एक रॉ मटेरियल वाला पार्ट होगा और एक प्रोडक्ट वाला पार्ट होगा। तो रॉ मटेरियल में हमारे पास क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड इज हेयर, यस, वाटर इज हेयर, देन व्हाट वी आर हैविंग, क्लोरोफिल एंड सनलाइट। सो ये जो पूरा प्रोसेस हो रहा है यहाँ पर, ये कुछ 4 स्पेसिफिक कंपोनेंट्स हैं जिनके साथ पूरी प्रोसेसिंग होगी, और अल्टीमेटली हमें प्रोडक्ट क्या मिलता है, ग्लूकोज एंड व्हाट, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। यस, तो यहाँ पर एक चीज़ हमें समझनी है कि जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस है, दिस इज द प्रोसेस इन विच प्लांट्स आर फॉर्मिंग देयर फूड विद द हेल्प ऑफ व्हाट, विद द हेल्प ऑफ सनलाइट। यस, what carbon dioxide is there, then chlorophyll की presence है आपके पास, and another one is the requirement of water.
दीज 4 कंपोनेंट जो आपको अच्छे से तैयार होने चाहिए। फोटोसिंथेसिस आपकी एनाबॉलिक प्रोसेस है। एनाबॉलिक का मतलब होता है वी आर सिंथेसाइजिंग समथिंग, यस। कैटाबॉलिक का मतलब क्या है कि आपने किसी चीज़ को डिग्रेड किया है, रिड्यूस किया है, ठीक है। यहाँ पर एनाबॉलिक प्रोसेस है, आपको सिंथेसाइज कर रहे हैं। सिंथेसिस ऑफ व्हाट? सिंथेसिस ऑफ फूड इज देयर। सो एंडरगोनिक प्रोसेस है। एंडरगोनिक का मतलब दैट वी रिक्वायर्ड एनर्जी इन दिस प्रोसेस। एंडरगोनिक एंड ऑक्सीडो रिडक्शन प्रोसेस। ऑक्सीडो रिडक्शन प्रोसेस क्यों कहते हैं हम फोटोसिंथेसिस को, समझिए इसको। यहाँ पर बेटा ये जो वाटर मॉलिक्यूल है ना, अभी आप आगे डिटेल में देखेंगे, ये जो वाटर मॉलिक्यूल है अल्टीमेटली इससे क्या होगा? ऑक्सीजन का प्रोडक्शन होगा, ठीक है। ये जो आपका वाटर मॉलिक्यूल है इसकी स्प्लिटिंग होगी। स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मतलब वाटर आपका क्या हो जाएगी? इसकी हाइड्रोलिसिस होती है और इससे ऑक्सीजन का बनना होता है, ठीक है। तो इस वाली प्रोसेस को आप कहते हैं रिडक्शन, ठीक है। यहाँ पर हुआ आपका ऑक्सीडेशन, और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ना, ये कार्बन डाइऑक्साइड है, इसके थ्रू आपका यहाँ पर ये जो क्या बनेगा? फूड का फॉर्मेशन होगा, ग्लूकोज का फॉर्मेशन होगा। इस वाली प्रोसेस में जब कार्बन डाइऑक्साइड से आपका ग्लूकोज बनेगा तो इस वाली प्रोसेस में क्या होगा बेटा? रिडक्शन होगा, है ना। बेसिक सा कॉन्सेप्ट पहले समझ लीजिए कि हम इसे ऑक्सीडो रिडक्शन क्यों कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीडेशन की भी प्रोसेस हो रही है और रिडक्शन की भी प्रोसेस हो रही है, ठीक है। ऑक्सीडेशन किसका है? वाटर मॉलिक्यूल का, किसमें? ऑक्सीजन में। और रिडक्शन किसका हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है कार्बन डाइऑक्साइड का, किसमें? ग्लूकोज मॉलिक्यूल में। सो दिस इज ऑल अबाउट हेयर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। ओके, इंग्रेडिएंट देखो बेटा, सनलाइट, देन पिगमेंट्स, क्लोरोफिल इज हेयर, carbon dioxide and water. Done? Then we are going to understand that in detail. अब कार्बन डाइऑक्साइड आपको जो अवेलेबल है वो कहाँ से अवेलेबल हो रहा है? एटमॉस्फेयर से अवेलेबल है, ठीक है। ड्यूरिंग डे प्लांट्स लाइक द कार्बन डाइऑक्साइड एंड रिलीजेस द ऑक्सीजन ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। वाटर आपका एसेंशियल इंग्रेडिएंट है फॉर द फोटोसिंथेसिस। ये वाला पॉइंट आपको याद रखना है कि ऑक्सीजन का जो इवॉल्वमेंट होता है वो कहाँ से होता है? वाटर मॉलिक्यूल से। इसका मतलब है कि जब आप बात यहाँ पर ये कर रहे हैं ना, ये वाला एक्सपेरिमेंट यहाँ पर जब आप देख रहे हैं इक्वेशन, तो आपको ये भी तो लग सकता है ना कि जैसे यहाँ पर सी हियर, यहाँ पर जो कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है, और यहाँ पर ऑक्सीजन है। सो बोथ आर हैविंग द ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, यस। यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड है और यहाँ पर ऑक्सीजन। तो क्या कह रहा है बेटा कि ये जो ऑक्सीजन आता है ना, ये ऑक्सीजन हमेशा आता है इस वाटर वाले पार्ट से। इस वाटर वाले पार्ट से ही आपको हमेशा क्या मिलता है? ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल मिलता है। इट इज नेवर कमिंग फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड। क्लियर? कार्बन डाइऑक्साइड से हमेशा हमारा किसका फॉर्मेशन होता है? फूड का फॉर्मेशन होता है रिडक्शन प्रोसेस के थ्रू। एंड वी आर हैविंग सम स्पेसिफिक एक्सपेरिमेंट फॉर दैट। ओके, सी सनलाइट, वी आर नोइंग कि सनलाइट आपका कितना मेजर रोल प्ले करता है। सनलाइट ही है जिसके कारण आपको इस पूरे अर्थ में क्या दिखता है? सर्वाइवल दिखता है। सनलाइट मेजर की सोर्स है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ईच एंड एवरी इंडिविजुअल यूजिंग एनर्जी ऑफ व्हाट? सनलाइट। सनलाइट की ही एनर्जी को हम यूटिलाइज कर रहे हैं। तो यहाँ पर फोटोसिंथेसिस में आपको क्या याद रखना है कि इसकी जो इंटेंसिटी होती है, इंटेंसिटी ऑफ दैट लाइट, वो आपका कई बार डिफाइन करती है कि फोटोसिंथेसिस की जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो बढ़ेगी या घट सकती है। मतलब आपकी इंटेंसिटी अगर सनलाइट की रिड्यूस होती है तो यहाँ पर जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस है वो क्या हो जाएगी? रिड्यूस हो जाएगी। इट मीन्स इट प्लेज अ वेरी वेरी क्रूशियल रोल इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ओके, पिगमेंट्स क्या होते हैं? हमने देखा है कि पिगमेंट्स आपके कलर्स प्रोवाइड करते हैं। स्पेसिफिकली जब आपने प्लास्टिड्स के बारे में पढ़ा था, एंड स्पेसिफिकली क्लोरोफिल की जब बात आती है तो दैट इज अबाउट क्लोरोप्लास्ट। यस, पढ़ा था हमने क्लोरोप्लास्ट के अंदर किस तरीके से जो ग्रेना वाला पार्ट होता है जिसके पास क्या प्रेजेंट होता है? क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। तो ये जो पिगमेंट्स होते हैं बेटा, ये क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं? आप समझिए कि जो सनलाइट आ रही है, जो रोशनी आ रही है, वो रोशनी, अगर हम बात कर रहे हैं कि जो पत्तियां हैं पेड़ों की, उनके पास ही पूरी फूड की फॉर्मेशन होनी है, ठीक है। तो उन पत्तियों का कुछ स्पेसिफिक पार्ट होगा ना जो वहाँ पर उस सनलाइट को क्या करे? एब्जॉर्व करे, है ना। तो उस पर्टिकुलर वेवलेंथ को एब्जॉर्व करने के लिए हमारे पास स्पेसिफिक पिगमेंट्स हैं। अभी हम वो सारे पिगमेंट्स पढ़ेंगे। आपने पढ़ा होगा जैसे क्लोरोफिल ए इज़ देयर, क्लोरोफिल बी,
जैंथोफिल, कैरोटिनॉइड्स, ये सारे पिगमेंट्स वहाँ पर अवेलेबल होते हैं। तो आपको ये समझना है कि पिगमेंट्स का मेन फंक्शन क्या है बेटा, ये आपकी स्पेसिफिक वेवलेंथ को एब्जॉर्व करते हैं और उसके बाद ये क्या करते हैं, ये फॉर्मेशन करते हैं फर्दर एनर्जी का। यस, मतलब लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए पिगमेंट्स बहुत मेजर रोल प्ले करते हैं। सो दे प्ले एसेंशियल रोल इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ओके, अब आ जाइए बेटा प्लांट पिगमेंट्स के बारे में हम देखेंगे। प्लांट पिगमेंट्स में आपको एक चीज़ ये भी समझनी है कि जैसे हम जब बात करते हैं ना सनलाइट की, तो सनलाइट में भी ना एक स्पेसिफिक रेंज ऑफ लाइट है जो आपके प्लांट्स के थ्रू क्या होती है, एब्जॉर्ब होती है। आपको अगर ये देखना हो कि लाइट का एक स्पेक्ट्रम होता है, ठीक है, जैसे आपने पढ़ा है कि आपके पास एक्स रेज भी अवेलेबल हैं, अल्ट्रावायलेट रेज भी अवेलेबल हैं, गामा रेज भी अवेलेबल हैं, विजिबल रेज भी अवेलेबल है या नहीं, मतलब ये सारे रेडिएशन हमारे सराउंडिंग में है। लेकिन अब प्लांट्स के लिए ना ऐसा नहीं है कि वो सारे ही रेडिएशन को एब्जॉर्व कर सकता है, तो हमारे पास एक विजिबल रेंज है, ठीक है, जिसे आप स्पेक्ट्रम के फॉर्म में देखेंगे कि किस तरीके से एक स्पेसिफिक रेंज ऑफ लाइट को या वेवलेंथ को जो प्लांट्स हैं वो क्या करते हैं, एब्जॉर्व करते हैं। इसको यहां पर देखो क्या लिखा है बेटा कि सम लीव्स आर ऑफ डिफरेंट कलर्स ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द डिफरेंट पिगमेंट्स। वी आर नोइंग कि हमने वेरियस काइंड्स ऑफ लीव्स देखी हैं जिसके वेरियस कलर्स होते हैं। तो उसका ये रीज़न क्या है, यहाँ पर ये चेंज क्यों है, ओनली बिकॉज ऑफ द पिगमेंट्स चेंज होने के कारण उनके कलर चेंज हो जाते हैं। और पिगमेंट के चेंज होने का रीज़न यहाँ क्या है स्पेसिफिकली, कि वो अलग अलग वेवलेंथ को क्या करते हैं, एब्जॉर्व करते हैं। क्लियर है, जैसे जेंथोफिल की मान लीजिए अगर प्रेजेंट है, तो जेंथोफिल एक स्पेसिफिक वेवलेंथ को क्या करेगा, एब्जॉर्व करेगा, तो उसका जो कलर होगा बिल्कुल अलग होगा। अगर हम कैरोटिनॉइड्स की बात करें तो वो जो कलर प्रोवाइड करेगा लीव्स को वो बिल्कुल अलग होगा। इसको अभी आप डिटेल में देखेंगे। देखो यहाँ पर मोस्ट लीव्स अपीयर्स ग्रीन एज दे रिफ्लेक्ट ग्रीन लाइट एंड एब्जॉर्ब द अदर वेवलेंथ ऑफ द लाइट। क्या कह रहा है कि हमें ज़्यादातर पत्तियां ग्रीन क्यों दिखती हैं, क्योंकि अगर आप बात करें ना कि लाइट के एक स्पेक्ट्रम की, तो वहाँ पर क्या कह रहा है कि जो मैक्सिमम रेडिएशन है ना, जैसे आप मान लीजिए यहाँ पर एक बात करते हैं, जैसे आपने विबग्योर के बारे में पढ़ा है, विबग्योर का कॉन्सेप्ट क्लियर है। विबग्योर में आपने पढ़ा है कि किस तरीके से मान लीजिए आपने सनलाइट को एक प्रिज्म से पास ऑन किया, ठीक है, एक प्रिज्म रखा, जैसे आप लाइट को पास ऑन करते हैं तो वो क्या होता है, किस तरीके से स्प्लिट हो जाता है 7 कलर्स में ना। तो यहाँ पर होता क्या है, जनरली ये ऑब्जर्व्ड एक्सपीरियंस है यहाँ पर कि जैसे जो वायलेट और रेड रीजन होता है ना, यहाँ पर आपका सबसे ज़्यादा, या आप ऐसे कहें कि स्पेसिफिकली इस रीजन में बहुत ज़्यादा रेडिएशन जो है वो एब्जॉर्ब होता है, ठीक है। तो जब जिस वाले रीजन पर आपकी लाइट एब्जॉर्ब हो रही है तो वो रिफ्लेक्ट नहीं हो रही है, तो रिमेनिंग वाला ये जो बीच वाला पोर्शन देखो यहाँ पे, ये ग्रीनिश और येलोइश वाला, तो ये जो ग्रीनिश वाला जो पार्ट है ना ये रिफ्लेक्ट होता है, मतलब जनरली इस वाले पार्ट पर एब्जॉर्प्शन सबसे कम मिलता है, ठीक। तो यही वाला जो पार्ट है क्या होता है, ये लाइट से रिफ्लेक्ट हो जाता है। आपने पढ़ा होगा जब कोई भी लाइट का हम रिफ्लेक्शन पढ़ते हैं ना, तो जो कुछ भी एब्जॉर्ब हुआ वो तो आपका क्या हुआ कि वो आपका किस तरीके से एब्जॉर्ब हो गया उसी पर्टिकुलर वेवलेंथ पे, और जो रिमेनिंग आपकी वेवलेंथ है वो क्या होती है, रिफ्लेक्ट हो जाती है। तो यही पर कह रहा है कि आपकी वॉयलेट और जो रेड वाला जो रीजन है स्पेसिफिकली, वो वाला जो रीजन है वो लाइट को बहुत हाई इंटेंसिटी के साथ एब्जॉर्व करता है, और जो रिमेनिंग पोर्शन है आपका ग्रीन वाला, यहाँ से लाइट क्या होती है, रिफ्लेक्ट हो जाती है। इसीलिए आपको जनरली जो लीव्स दिखती हैं वो कैसी दिखती हैं, ग्रीन इन कलर। ओके, सो दिस इज अबाउट कि आपका जो स्पेसिफिक कलर है ग्रीन्स का वो ग्रीन के फॉर्म में जनरली क्यों रिफ्लेक्ट होता है। ओके, सो यहाँ तक सारी चीज़ें हमें क्लियर हो गई। Amongst the constituent of the white light, red and the blue wavelength are the best to carry the photosynthesis। अभी हमने पढ़ा कि जो ब्लू वाला रीजन है आपका, वायलेट वाला रीजन है, और जो आपका रेड वाला रीजन है वो आपका स्पेसिफिकली लाइट के जो एब्जॉर्प्शन के लिए है वो रिस्पॉन्सिबल है, वेवलेंथ को एब्जॉर्व करने के लिए। इसके लिए एक एक्सपेरिमेंट भी डन किया गया था, जिसे आप एंगलमान्स का एक्सपेरिमेंट कहते हैं। इन्होंने ही क्या किया था, जो अभी हमने एक एक्सपेरिमेंट पढ़ा ना कि किस तरीके से प्रिज्म लिया हमने इस तरीके से, ठीक है, और इस प्रिज्म से हमने क्या पास ऑन कर दिया, यहाँ से हमने पास ऑन कर दिया बेटा लाइट को, ठीक है, सनलाइट को, वाइट लाइट को। ये वाइट लाइट किस में स्प्लिट हो जाएगी बेटा, किस में स्प्लिट होगी, 7 आपकी स्प्लिट यहाँ पर कलर्स आपको मिलते हैं, जो क्या है, विबग्योर, यस विबग्योर। और यहाँ पर इन्होंने क्या किया, एंगलमैन में जब एक्सपेरिमेंट किया, इन्होंने कुछ स्पेसिफिक बैक्टीरियाज लिए, एरोबिक बैक्टीरियाज लिए, जो कि किसके प्रेजेंस में ग्रो करेंगे, इन द प्रेजेंस ऑफ
ऑक्सीजन, मतलब यहाँ पर कहीं ना कहीं वो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस कर रहे हैं, ठीक है, एरोबिक बैक्टीरिया लिए। तो यहाँ पर उन्होंने क्या देखा कि वो स्पेसिफिक जो बैक्टीरिया लिए थे ना इन्होंने, मान लीजिए ये आपके बैक्टीरियाज है, ठीक है, तो इन बैक्टीरियाज को जब इस एक्सपेरिमेंट में यूज़ किया गया तो ये बैक्टीरियाज ना जनरली आपके इस वाली पोजीशन पर और इस वाली पोजीशन पर जाकर के क्या हो गए, लोकेट हो गए। मतलब सबसे ज़्यादा जो ग्रोथ आई ना वो रेड वाले रीजन पर आई और वायलेट वाले रीजन पर आई। तो कहीं ना कहीं इस एक्सपेरिमेंट से ये डिसाइड हुआ कि आपका जो सबसे ज़्यादा एब्जॉर्प्शन है या जिस वेवलेंथ का सबसे ज़्यादा एब्जॉर्प्शन प्लांट्स कर रहे होते हैं वो क्या है, ये आपकी रेड एंड ब्लू वेवलेंथ है, जिसको आपको बेस्ट सूटेड कहा गया, बेस्ट टू कैरी आउट फॉर द सिंथेसिस। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द पिगमेंट्स ऑफ द प्लांट्स। ओके, अब यहाँ पर एक चीज़ समझो बेटा, हम जब बात करते हैं ना पिगमेंट्स की, तो अभी आप देखेंगे कि कुछ पिगमेंट्स हैं जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द फोटोसिंथेसिस और कुछ है जो एसेसरी है, मतलब जो आपके हेल्प करते हैं प्राइमरी पिगमेंट्स को। क्लियर है? अब प्राइमरी पिगमेंट्स की जब बात होती है ना तो आपको दो स्पेसिफिक पिगमेंट्स मिलते हैं, क्लोरोफिल ए है, क्लोरोफिल बी है। इन दोनों में से भी अगर आपसे कोई इंपॉर्टेंट पूछा जाए तो क्लोरोफिल ए इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, ठीक है। अभी आप आगे इसको डिटेल में देखेंगे। तो क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी आपके क्या है, प्राइमरी पिगमेंट्स है, ठीक है। और इसके अलावा जो एसेसरी पिगमेंट्स है बेटा वो क्या क्या है, कैरोटीनॉइड्स है और ज़िंथोफिल। ये नाम आपको याद रखने हैं, कैरोटीनॉइड्स, ज़िंथोफिल एसेसरी पिगमेंट्स है आपके पास, और क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी आपका कैसा पिगमेंट है, दे ऑल आर प्राइमरी पिगमेंट्स। तो यहाँ पर देखो लिखा है कि मेजर रोल कौन प्ले कर रहा है, आपके प्राइमरी पिगमेंट्स करते हैं, और ये आपके क्या करते हैं, ये आपका एक तरीके से जो आपके प्राइमरी पिगमेंट्स हैं उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं और उनको किसी न किसी तरीके से क्या करते हैं, हेल्प करते हैं एनर्जी को ट्रांसफ़र करने में। जितनी भी एनर्जी को ये एब्जॉर्व करते हैं ना, जैसे जेंथोफिल और जो आप यहाँ पर कैरोटीनॉइड्स की बात कर रहे हैं ना, ये आपके क्या करते हैं, लाइट को एब्जॉर्व करते हैं और किसको ट्रांसफ़र कर देते हैं, प्राइमरी पिगमेंट्स को एज पर द नीड। ओके, ये बेसिक से कॉन्सेप्ट हमें क्लियर हो गए। अब इस कॉन्सेप्ट को एक बार समझ लेते हैं, एक्सन स्पेक्ट्रम को। ओके, देन हम इसमें एक्शन स्पेक्ट्रम एग्जैक्टली क्या है, एक तरीके का आपको यहाँ पे एक स्पेक्ट्रम दिख रहा होगा, एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दिख रहा है ना। तो एक्सन स्पेक्ट्रम जब भी आप पढ़ें, गिवन इन द बुक, ध्यान से समझ लीजिए इसको, ये आपका दिखाता है कि जो स्पेसिफिक वेवलेंथ है, ठीक है, वो किस तरीके से किस पर्टिकुलर स्पेसिफिक वेवलेंथ को लेकर के एक स्ट्रक्चर को क्रिएट कर रहे हैं। ये जो पूरी प्लॉटिंग यहाँ पर आप देख रहे हैं, इस तरीके से देखो कि स्पेसिफिक क्लोरोफिल जो है या स्पेसिफिक पिगमेंट है वो आपका एक पर्टिकुलर वेवलेंथ को एब्जॉर्व करता है, ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर एक ग्राफ को बनाया गया है कि कैसे सारे पिगमेंट्स एक पर्टिकुलर वेवलेंथ को क्या करते हैं, एब्जॉर्व करते हैं, और उनका एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जैसे इसे समझने की कोशिश करते हैं। हम हमेशा ये याद रखेंगे कि अराउंड 400 से लेकर के 700 nm तक की जो आपकी कंप्लीट विजिबल रेंज है, यहाँ देखो वेवलेंथ ऑफ द लाइट कितने में, nm, नैनोमीटर में, 400 से 700 nm जो है आपका, वे आपकी एक कॉमन रेंज है जहाँ पर क्या होता है, जहाँ पर आपका फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस हो रही होती है। अब इसमें अलग अलग आपके पिगमेंट्स हैं जो अलग अलग एब्जॉर्प्शन को शो करते हैं। देखो यहाँ पर अ मटेरियल absorption spectrum is the fraction of radiation absorbed by the material over a range of frequency। ढेर सारी फ्रिक्वेंसीज हैं लाइट की, उसमें से कुछ स्पेसिफिक फ्रिक्वेंसीज को पिगमेंट्स क्या कर रहे हैं, एब्जॉर्व कर रहे हैं, जिसके अकॉर्डिंग आपका स्पेक्ट्रम फॉर्म हुआ है। क्लियर? क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी शो द एब्जॉर्प्शन बोथ रेड एंड ब्लू रीजन्स। कह रहा है कि क्लोरोफिल ए और बी जो हैं वो कहाँ कहाँ पर आपका एब्जॉर्प्शन पीक दिखा रहे हैं, ब्लू और रेड रीजन के पास, ठीक है। यहाँ पर जरा ध्यान से देखो, देखो ये वाला एक पीक दिख रहा है तुम्हें, ये क्लोरोफिल ए का पीक है, देखो ये भी क्लोरोफिल ए का पीक है, तो ये देखो यहाँ पर भी दिख रहा है और यहाँ पर भी दिख रहा है। तो यही कह रहा है कि जो पिगमेंट्स है ना वो किस तरीके से अपने आप को यहाँ पर वेवलेंथ को एब्जॉर्व करके जो स्पेक्ट्रम बन रहा है, जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है वो ये दिखाता है कि किस तरीके से ये आपके स्पेसिफिक रीजन्स पर जा करके हाईली एक्टिवेशन मोड में है। तो क्लोरोफिल ए और बी आपका दोनों ही रीजन्स में, ब्लू और रेड दोनों रीजन में अपनी एक्टिविटी को शो करता है। द एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम इंडिकेट द वेवलेंथ ऑफ लाइट एब्जॉर्ब बाय ईच पिगमेंट। तो ये क्या बता रहा है, हर एक पिगमेंट के थ्रू जो वेवलेंथ एब्जॉर्ब की जा रही है दैट इज द स्पेक्ट्रम। ओके,
chlorophyll B absorbs considerably very less amount of light in red region, okay, and it is yellow green in color. ये important part है आपका कि chlorophyll B जो है वो आपका yellow green region पर क्या होता है, reside करता है. अभी आपको इसमें एक ये part देखना होगा जब आप बात करते हैं इसकी specific position की, ठीक है. अब देखो यहाँ पर जैसे आपने कहा अराउंड 400 से लेकर के 700 nm तक की रेंज है हमारी, ठीक है, जिसमें हम बात कर रहे हैं कि हमारी फोटोसिंथेसिस की पूरी प्रोसेस होगी, ठीक. तो यहाँ पर आपको एक चीज़ ये देखनी है बेटा, एक ये ट्रिक आपको याद रखने हैं. देखो क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, देन व्हाट वी डिस्कस्ड, कैरोटिनॉइड्स, ओके, कैरोटिनॉइड्स आर देयर, carotenoids, and then xanthophyll. तो आपको इसमें एक स्पेसिफिक पॉइंट क्या याद रखना है, बहुत ध्यान से देखो. आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनका स्पेसिफिक कलर जो है ना वो किस किस रेंज में आता है. इसके लिए एक ट्रिक याद रख लो, हमेशा ये ट्रिक यूज़ कर सकते हैं आप. आपको याद रखना है विबग्योर अगेन, ठीक है. तो इसमें जो विबग्योर है ना, तो इसको इस तरीके से याद रखेंगे आप, ठीक है, लाइक दिस एंड लाइक दिस. देखो ब्लू से स्टार्ट करिएगा इसको, तो ब्लू और ग्रीन ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाला आता है आपका क्लोरोफिल ए के पास, ठीक है. मतलब क्लोरोफिल ए आपका समवेयर ब्लू ग्रीनिश या ब्लूइश ग्रीन कलर का आपका यहाँ पर पिगमेंट होगा, ठीक है. अब यहाँ पर देखो ये ग्रीनिश येलो वाला जो पार्ट है ये है आपका किसका बेटा, क्लोरोफिल बी वाला पार्ट है. फिर आप देखो ये तीसरा आपने कहाँ से कहाँ बनाया, येलो ऑरेंजिश है ना, तो येलो ऑरेंजिश देखो. तीसरा हमारे पास जो पिगमेंट है वो क्या है, कैरोटिनॉइड्स, ठीक है, कैरोटिनॉइड्स, ओके. तो ये आपको याद रखना है. और जेंथोफिल के लिए, जेंथोफिल को ऐसे याद रखो कि यहाँ पर स्पेसिफिकली ना, ये जैसे आपका जेंथोफिल है ये, ठीक, तो यहाँ पर ऐसे याद रखो कि आपने इसको यहाँ से, ये नहीं है यहाँ पे, ठीक है, तो ये आपको वाई की तरह दिखेगा, ठीक है, ट्रिक के लिए, समझने के लिए. तो ये आपका कहीं ना कहीं किस कलर में आता है, येलो वाले रेंज में आता है. ये कलर्स आपको याद रखने की ट्रिक है हर एक पिगमेंट का कि जो कलर रीजन है वो क्या है, ठीक है. विबग्योर लिख लीजिए, उसके बाद बीजी से स्टार्ट करेंगे. तो पहले बीजी, ये हो गया क्लोरोफिल ए, देन ग्रीन येलो क्या हो गया, क्लोरोफिल बी, देन येलो ऑरेंज क्या हो गया, कैरोटिनॉइड्स, देन द लास्ट वन जेंथोफिल. जेंथोफिल में वाई से याद रखें विच इज येलो. सो दिस इज ऑल अबाउट पिगमेंट्स. प्राइमरी पिगमेंट्स क्या है, एसेसरी पिगमेंट्स क्या है, ठीक है, और किस तरीके से इनका एक्शन स्पेक्ट्रम फॉर्म होता है, किस स्पेसिफिक रीजन में जा करके ये फंक्शनल होते हैं या हाई रेंज ऑफ वेवलेंथ को क्या करते हैं, एब्जॉर्व करते हैं, ठीक है. अच्छा, अब इसके बाद आपको जो नेक्स्ट पॉइंट देखना है दैट इज कि अभी पूरी प्रोसेस आपकी हो कहाँ रही है. हमने प्रीवियसली भी पढ़ा है कि हमारे पास जो क्लोरोप्लास्ट एक स्ट्रक्चर है, बहुत स्पेसिफिक स्ट्रक्चर है, कहाँ, प्लांट सेल्स के पास, लीव्स में आपने देखा है. तो उस क्लोरोप्लास्ट के अंदर आपने पढ़ा है कि एक पिगमेंट है विच इज़ नोन एज क्लोरोफिल, है ना. तो इस क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर को आप पहले भी पढ़ चुके हैं, एक बार थोड़ा सा जल्दी से देखेंगे. यहाँ पर क्लोरोप्लास्ट में आपने क्या क्या पढ़ा हुआ है पहले, जब आपने सेल ऑर्गेनेल्स पढ़ा था कि इसमें डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, आउटर मेम्ब्रेन इज देयर, इनर मेम्ब्रेन इज देयर, ठीक है. फिर आपने पढ़ा था यहाँ पे ये स्पेसिफिक स्ट्रक्चर के बारे में बेटा, जिसे आप क्या कहते हैं, ग्रीना कहते हैं. यस, पढ़ा था ग्रीना और स्ट्रोमा के बारे में. तो ग्रीना एग्जैक्टली क्या है, यहाँ देखो ये जो आपको ये डिस्क शेप स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं, बहुत ध्यान से समझ लो. थैलेकॉइड और ग्रेना का डिफरेंस बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर रखना कि जो थैलेकॉइड्स होते हैं ना बेटा, ये थैलेकॉइड्स आपके ये इस तरीके के डिस्क शेप स्ट्रक्चर्स हैं, है ना. इसको ऐसे देखो, ये बेटा डिस्क शेप स्ट्रक्चर्स जो आपको दिख रहे हैं ये सब क्या है, आपके थैलेकॉइड्स हैं. और कई सारे थैलेकॉइड्स मिलकर के क्या बनाते हैं, आपके ग्रेना का फॉर्मेशन करते हैं. तो इट इज़ गिवन हेयर कि जो आपका ग्रेना है ये आपका कैसे मिलकर के बन रहा है, कई सारे थैलेकॉइड से मिलकर के बन रहा है. सो यू ऑल हैव टू सी हियर, ये कई सारे क्या है, जैसे 1 2 3 4 5 6 थैलेकॉइड्स ने मिलकर के क्या बनाया है, एक ग्रेना का फॉर्मेशन किया है. सो लीव्स कंटेन मीजोफिल सेल्स. हमें पता है कि लीव्स के पास बहुत स्पेसिफिक सेल्स होती हैं विच इज़ नोन एज मीजोफिल सेल्स. और इन्हीं मीजोफिल सेल्स के पास क्या होते हैं, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं. क्लोरोप्लास्ट के पास क्या है, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, मतलब जिस पिगमेंट के थ्रू फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होगी.
ओके, सो मेसोफिल सेल कंटेन कितने सारे क्लोरोप्लास्ट है? अराउंड 20 to 100 क्लोरोप्लास्ट आर देयर. Chloroplasts align toward the wall of the cell such that they receive the optimum quantity of the sunlight. क्लोरोप्लास्ट इस तरीके से अरेंज होते हैं कि वो हाईएस्ट अमाउंट ऑफ सनलाइट को क्या कर सकेंगे? एब्जॉर्व करेंगे. ओके, अब यहाँ पर ही एक पॉइंट और देख लीजिए, जो ग्रेना है बेटा ना, इस वर्ड को बहुत अच्छे से समझ लीजिए. अभी आप जब आगे पढ़ेंगे ना लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन के बारे में, वहाँ बार बार आपको दो वर्ड आएंगे, ग्रेना और स्ट्रोमा. क्या? ग्रेना और स्ट्रोमा. ठीक है, तो जो ग्रेना वाला पार्ट है हमेशा आपको याद रखना है, वो ये वाला पार्ट है, ये जो पूरे स्टैक्स वाला पार्ट है बेटा ना. और स्ट्रोमा वाला पार्ट क्या था? हमने ये पढ़ा था, यस और नो? ये जो स्ट्रोमा है ना, ये जो आपका पूरा यहाँ पर ये आपका फ्लूइड वाला जो पार्ट दिख रहा है, ठीक है, जहाँ पर आपको स्टैक्स नहीं दिख रहे हैं, तो ये जो पूरा फ्लूइड वाला पार्ट था, यहाँ पर क्या था? ये स्ट्रोमा प्रेजेंट था. तो जब आप डार्क रिएक्शन की बात करेंगे तो आप देखेंगे कि वहाँ पर कैसे वो प्रोसेस स्ट्रोमा में होती है. और जब आप लाइट रिएक्शन की बात करेंगे तो लाइट रिएक्शन में आप देखेंगे कि वो प्रोसेस कहाँ होती है? ग्रेना में होती है. तो क्लोरोप्लास्ट के ही दो अलग अलग पार्ट को आप देखेंगे, किसमें? लाइट रिएक्शन में और डार्क रिएक्शन में. ओके, जब आप इसको अभी कंप्लीटली स्टडी करेंगे. ओके, सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द मैकेनिज्म ऑफ द फोटोसिंथेसिस. अब आपने अभी तक जितनी भी चीज़ें पढ़ी हैं, फोटोसिंथेसिस क्या होती है, कितने सारे रॉ मटेरियल्स लगते हैं, कैसे ये पूरा ऑक्सीडेशन रिडक्शन का प्रोसेस होता है, कौन कौन से पिगमेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, पढ़ा आपने ना, कैसे उसका एक्सन स्पेक्ट्रम फॉर्म होता है. ठीक है, और कैसे क्लोरोप्लास्ट में क्या क्या पर्टिकुलर कंपोनेंट्स हैं जहाँ पर फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है. ये आपने बेसिक सारा क्लियर कर लिया है, किसका? फोटोसिंथेसिस ऑफ द हायर प्लांट का. ठीक, अब आप आ रहे हैं थोड़े से डिफिकल्ट वाले पार्ट में, जहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस बनते हैं. ठीक है, MCQs भी बनते हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस भी बनते हैं और लॉन्ग क्वेश्चंस भी बनते हैं. मैकेनिज्म ऑफ द फोटोसिंथेसिस. अब ये दो स्टेप में बेटा कंप्लीट होगा. पहला स्टेप है लाइट रिएक्शन का. लाइट रिएक्शन में अभी मैंने आपको इससे पहले ही बताया क्या होगा. जो फोटो एनर्जी है आपकी, मतलब ये जो सनलाइट से जितनी भी एनर्जी आ रही है आपकी लाइट एनर्जी, उसे केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना है. ठीक है, ये वाला पूरा पार्ट क्या है आपका? लाइट रिएक्शन का पार्ट है. और जब केमिकल एनर्जी बन जाएगी, ATP का फॉर्मेशन हो जाएगा, NADPH का फॉर्मेशन हो जाएगा, केमिकल्स बन जाएंगे, फिर यहाँ से लेकर के फूड बनने तक की प्रोसेस क्या हो जाएगी? ये वाला पार्ट हम पढ़ेंगे डार्क रिएक्शन वाले पार्ट में. ठीक, ओके, तो अब यहाँ पर हम देखते हैं ज़रा ध्यान से कि ये पूरी प्रोसेस एग्जैक्टली किस तरीके से होती. ओके, डन. अच्छा, आपने इसी चैप्टर में और क्या क्या कंप्लीट करना है आपको पता है ना. आप C3 साइकिल पढ़ेंगे, C4 साइकिल, कैम साइकिल, है ना. जिस C4 साइकिल, हैच एंड स्लैग साइकिल आपने पढ़ा होगा, है ना. तो यहाँ पर होता क्या है कि बहुत सारे कन्फ्यूज़न क्रिएट होते हैं. फॉस्फोराइलेशन प्रोसेस क्या है, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन क्या है, साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन क्या है, जेड स्कीम क्या है, कितने सारे टर्म हैं जो आपको बिल्कुल कन्फ्यूज़न में डाल देते हैं. ठीक है, अभी हम जो स्टार्ट करने जा रहे हैं वहाँ से आपको एक एक चीज़ को बुक के साथ कनेक्ट करके देखना है, द फर्स्ट थिंग. फिर उसके बाद क्या होगा, जैसे ही आप यहाँ से सारी चीज़ें क्लियर करेंगे ना, लाइट रिएक्शन वाला पार्ट अभी हम डन करेंगे, आपको एक एक चीज़ क्रिस्टल क्लियर होने वाली है, कोई भी डाउट आपको नहीं रहने वाला है इसके बाद. ठीक है, तो अब हम इसमें आगे देखेंगे बेटा सारी चीज़ें. ओके, सबसे पहले हम पढ़ेंगे फोटो सिस्टम्स के बारे में. जब भी मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस की बात होती है, याद रखिएगा वहाँ पर इन्वॉल्वमेंट होता है एक स्पेसिफिक कंपोनेंट का, जिसे कहते हैं फोटो सिस्टम. फोटो वर्ड जहाँ भी यूज़ हो रहा है दैट इज़ रिलेटेड विद द लाइट. क्लियर है ये बात? फोटो सिस्टम्स की हम बात कर रहे हैं. अब इस ऐसे समझो बेटा, अभी तक हमने जो भी पिगमेंट्स पढ़े हैं ना, ये सारे पिगमेंट्स जो है ना, इसके अलावा भी ना मल्टीपल नंबर ऑफ पिगमेंट्स एंड मल्टीपल नंबर ऑफ प्रोटीन्स होते हैं उसी पर्टिकुलर सेल में. ठीक है, तो ये क्या करते हैं कि स्पेसिफिक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिन्हें हम फोटो सिस्टम कहते हैं. यही वर्ड यहाँ पे यूज हुआ है. दे आर द कॉम्प्लेक्स ऑफ व्हाट? प्रोटीन्स है यहाँ पर, फोटो पिगमेंट्स हैं, जितने सारे हमने पिगमेंट्स के बारे में पढ़ा, एंड ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जो कहाँ है बेटा? थैलेकॉइड मेम्ब्रेन में क्लोरोप्लास्ट की. द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो आपको याद रखनी है कि हम यहाँ पर जब लाइट रिएक्शन की पूरी बात करेंगे ना, तो ये पूरी लाइट रिएक्शन आपकी, ये जैसे हमने कई सारे थैलेकॉइड्स बनाए, बहुत ध्यान से देख लो, हमने पढ़ा था थैलेकॉइड के अंदर का जो स्पेस है इसे क्या कहते हैं? ल्यूमेन कहते हैं. यस, जो इनर साइड का जो स्पेस है ल्यूमेन, ठीक है ना, मेम्ब्रेन के इनसाइड जो स्पेस है थैलेकॉइड के अंदर. और बेटा यहाँ देखो, ये जो थैलेकॉइड की जो पूरी आपको मेम्ब्रेन दिख रही है, तो हम यहाँ पे बात किसकी कर रहे हैं? हम कह रहे हैं कि ये जितने भी फोटो सिस्टम्स हैं दे ऑल आर अवेलेबल एट विच पार्ट?
थैलेकॉइड मेम्ब्रेन, मतलब हम यहाँ बात कर रहे हैं यहाँ की, यहाँ पर इस तरीके से हमारे पास क्या प्रेजेंट है, फोटो सिस्टम प्रेजेंट है। और फोटो सिस्टम स्पेसिफिकली स्पेसिफिक काइंड ऑफ फोटो पिगमेंट से मिलकर बने हैं, प्रोटीन से मिलकर बने हैं, ऑर्गेनिक कंपोनेंट से मिलकर बने हैं। ओके, अब यहाँ पर आ जाइए, ये दो फोटो सिस्टम आप बार बार पढ़ते हैं अपने इस चैप्टर में, फोटो सिस्टम 1 एंड फोटो सिस्टम 2। ठीक, फोटो सिस्टम 1 में हमेशा याद रखो, इसको आप डिनोट कैसे करते हैं बेटा, P700, और फोटो सिस्टम 2 को आप डिनोट करते हैं P680। अच्छा, इसको कभी कंफ्यूजन में नहीं आना है, इस पे फर्स्ट और सेकंड से ऐसे याद कर लो कि जो PS1 है ना, फोटो सिस्टम 1, ये पहले आ रहा है, तो कहीं ना कहीं इसने मार्क्स ज़्यादा गेन किए, कुछ इस तरीके से याद करने का तरीका हो सकता है, इसने मार्क्स ज़्यादा गेन किए इसलिए फर्स्ट आया है। तो हमेशा फर्स्ट पे आपका जो PS1 है वो 700 पीक पे जाएगा। 700 का मतलब क्या है, 700 का मतलब है कि इसकी जो एब्जॉर्प्शन पीक है, एट विच वेवलेंथ दे आर एक्वायरिंग दैट लाइट, वो किस वेवलेंथ पर अपने लाइट को एब्जॉर्ब कर रहे हैं, 700 nm पर। इज इट क्लियर? और P680 क्या है, P680 है जिस 680 जो nm की वेवलेंथ है, फोटो सिस्टम 2 उस वाली वेवलेंथ को क्या करता है, एब्जॉर्व करता है। ठीक, अच्छा, अभी इसमें आपको ये बेसिक सा पॉइंट है जो क्लियर करना था। अब हम आगे देखेंगे इसमें और थोड़ा सा स्पेसिफिक होते हुए। हाँ, अब यहाँ पर एक वर्ड आता है बेटा, एंटीना और द लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। अभी आपने क्या पढ़ा, फोटो सिस्टम। फोटो सिस्टम के बाद एक वर्ड आप यूज कर रहे हैं LHC। क्या कह रहे हैं, LHC। यहाँ देखो ध्यान से, ये LHC, LHC या लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स जब आप वर्ड यूज करते हैं ना, तो ये अब क्या कह रहा है, इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा समझने के लिए आपको ये समझना है, इसको हम एक एग्जाम्पल से यहाँ समझते हैं, इस वाले डायग्राम से समझते हैं इसको हम। ठीक है, इस वाले डायग्राम को देखो बेटा, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स क्या होता है। लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स में एग्जैक्टली देखो, यहाँ पर बीच में आपको इस तरीके से क्या मिल रहा है, एक स्ट्रक्चर दिख रहा है जिसे आप रिएक्शन सेंटर कह रहे हैं, ये है। ठीक है, यहाँ पर स्पेसिफिकली आपके पास एक पिगमेंट है जिसे आप कहते हैं क्लोरोफिल ए। ये आपको याद रखना है कि क्लोरोफिल ए आपका स्पेसिफिकली कहाँ है, रिएक्शन सेंटर के पास। ठीक, अब इस रिएक्शन सेंटर के सराउंडिंग में देखो, ढेर सारे तुम्हें कंपोनेंट्स इस तरीके से दिख रहे हैं। यस, ये ढेर सारे अदर पिगमेंट मॉलिक्यूल्स तुम्हें यहाँ साइड से दिख रहे हैं। तो लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या है, जो लाइट को हार्वेस्ट करे। लाइट को हार्वेस्ट करने का मतलब क्या है कि आपको किसी ना किसी तरीके से लाइट को एब्जॉर्व करना है, और उस पूरी एब्जॉर्व लाइट को किसको दे देना है, इस रिएक्शन सेंटर को दे देना है। क्यों दे देना है रिएक्शन सेंटर को, क्योंकि रिएक्शन सेंटर ही वो पार्ट है जिससे वो लाइट एनर्जी कहाँ जाएगी आगे, पर्टिकुलरली किसी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास। मतलब यहाँ से लाइट एनर्जी जब पास होगी ना, यहाँ से जब इलेक्ट्रॉन्स आपके जनरेट होंगे रिएक्शन सेंटर से, यही पूरी प्रोसेस को क्या करेंगे, आगे लेकर के जाने वाले। ठीक है, तो ढेर सारे आपके पास पिगमेंट्स हैं, ये सारे पिगमेंट्स का जो पूरा क्लस्टर है, ठीक है, इसे आप कहते हैं एंटीना। ठीक है, ये वाला वर्ड जैसे अभी आपने देखा ना, यहाँ पे देखो बेटा, ये आपका एंटीना या एंटीनी मॉलिक्यूल्स हैं। एंटीनी मॉलिक्यूल्स मतलब जो एसेसरी पिगमेंट्स है। मेन पिगमेंट क्या आ गया बीच में, रिएक्शन सेंटर। ठीक है, जिसे आप मुखिया कह सकते हैं, प्रिंसिपल है वो, उसके सराउंडिंग में ढेर सारे पिगमेंट्स है, विच इज नोन एज व्हाट, एसेसरी पिगमेंट्स या एंटीनी वाले मॉलिक्यूल्स है। ठीक है, ये एंटीनी वाले मॉलिक्यूल जो साइड साइड में अवेलेबल है ना, ये क्या कर रहे हैं, ढेर सारी एनर्जी जहां जहां से भी आ रही है उसको एब्जॉर्व कर रहे हैं, और अल्टीमेटली उसको किसको दे देते हैं, वो रिएक्शन सेंटर को। क्यों, क्योंकि आगे यही वाला मॉलिक्यूल जो है ना, वो आपका उस पूरी प्रोसेस को प्रोसीड कर रहा है। क्लियर है? अब क्लोरोफिल ए के पास आपने पढ़ा था, यहाँ पर इसको आपने क्या कहा है, आरसी। आरसी का मतलब क्या है बेटा, रिएक्शन सेंटर। ठीक, तो फोटो सिस्टम 2 और फोटो सिस्टम 1 में अभी आप अलग अलग इसको देखो बेटा, ये लिखा है रिएक्शन सेंटर, क्लोरोफिल 1, ए हेयर एंड लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स या एंटीनी कॉम्प्लेक्स में क्या है, पिगमेंट मॉलिक्यूल्स आर अवेलेबल। ये भी एक बार फिर से देख लो, ग्रेना क्या है, पूरा ये ग्रुप ऑफ थैलेकॉइड, ये है स्ट्रोमा, दिस इज द आउटर इनर एंड दिस इज नोन एज द थैलेकॉइड। यस, ये स्ट्रोमल थैलेकॉइड है। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द रिएक्शन सेंटर। अब हम यहाँ पर इस वाले पार्ट को फिर से एक बार देखेंगे जल्दी से। ओके, अबाउट द प्लांट पिगमेंट्स। लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स क्लियर हो गया। लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स में क्या क्या है, रिएक्शन सेंटर एंड अदर पिगमेंट्स जो कि आपके सराउंडिंग में एसेसरी पिगमेंट्स है। ठीक है, system of photopigments and the protein made up of hundreds of pigments molecules attached to the protein which possess the accessory pigment chlorophyll B, carotenoids and xanthophyll। मतलब अल्टीमेटली तुम ऐसे समझो, यहाँ पर हमारे पास बीच में जो क्लोरोफिल ए है ना, ये आपका रिएक्शन सेंटर वाला पार्ट हो गया, और इसके पास
ये जितने भी अदर पिगमेंट्स और ढेर सारी प्रोटीन मॉलिक्यूल्स हैं, ये सब क्या बना रहे हैं यहाँ पे, एंटीनी कॉम्प्लेक्स। तो यहाँ पे कौन कौन से पिगमेंट्स होंगे बेटा, क्लोरोफिल बी भी होगा, जेंथोफिल भी होगा, और क्या होगा, इसके अलावा हमारे पास होगा कैरोटेनॉइड्स, यस कैरोटेनॉइड्स। सो दिस इज ऑल अबाउट द फोटो सिस्टम, यस। अब फोटो सिस्टम में आपने देखा कि हमारे पास दो फोटो सिस्टम मिले बेटा, है ना। आपने देखा कि फोटो सिस्टम 1 जो था हमारे पास, वहाँ पर क्या था, 700 का कॉन्सेप्ट आया था, एंड व्हाट PS2 में 680 का। इसका एक मेजर डिफरेंस यहाँ पर देख लो कि फोटो सिस्टम 1 जब आप बात करते हैं तो क्लोरोफिल ए प्रेजेंट इन द रिएक्शन एंड हैविंग द एब्जॉर्प्शन जो है वो क्या है, 700 nm का है। यहाँ पर भी क्लोरोफिल ए तो प्रेजेंट है, देखो दोनों ही फोटो सिस्टम में क्लोरोफिल ए आपका रिएक्शन सेंटर पर है, लेकिन आपका जो एब्जॉर्प्शन पीक है वो बदल रहा है, क्यों, एंटीनी मॉलिक्यूल्स के कारण, है ना। अब यहाँ देखो P700 बेस्ड ऑन द एब्जॉर्प्शन वेवलेंथ एंड हेयर P680, ओके। एंड दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट हेयर। अगर आपने इसको समझ लिया तो अब हम आगे पढ़ने जा रहे हैं क्या, आपकी लाइट रिएक्शन में जब आप जेड रिएक्शन की बात करते हैं, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, ठीक है, या नॉन साइक्लिक रिएक्शन क्या है और साइक्लिक रिएक्शन क्या है लाइट रिएक्शन में, ठीक है। तो इस वाले प्रोसेस को समझने के लिए इस वाले चार्ट को समझना बहुत ज़रूरी है बेटा। इसको समझ लेंगे तो आपकी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। इसको ज़रूर ड्रॉ कर लीजिएगा, इससे आपकी पूरी रिएक्शन क्लियर होंगी, ठीक है। अच्छा, अब देखो यहाँ पर ध्यान से, फोटो सिस्टम 1 में तुम्हें क्या याद रखना है कि फोटो सिस्टम 1 के केस में ये तो तुम्हें पता है क्या है, 700 nm की वेवलेंथ है। ये क्या है बेटा, दिस इज द nm हेयर, यस दिस इज अबाउट बेटा nm, है ना, नैनोमीटर की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। दिस इज द मिसप्रिंटेड है, ओके। सो यहाँ पर देखो प्राइमरी एक्सेप्टर की बात आई है। प्राइमरी एक्सेप्टर का मतलब क्या है कि जब भी कोई फोटो सिस्टम एनर्जी को रिसीव कर रहा है, ठीक है, तो जब लाइट एनर्जी को रिसीव कर रहा है तो वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन जनरेट करेगा। तो उस इलेक्ट्रॉन को सबसे पहले एक्सेप्ट कौन करेगा। अब इलेक्ट्रॉन कहीं से निकल रहा है तो पूरी रिएक्शन को बढ़ने के लिए कोई इसका रिसीवर भी तो होगा, कोई एक्सेप्ट भी तो करेगा। ये आपको याद रखना है कि जो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है, ठीक है, वो फोटो सिस्टम 1 में क्या है, आयरन सल्फर मॉलिक्यूल है, और फोटो सिस्टम 2 में क्या है बेटा, फियोफाइटिन एंड आयरन सल्फर कॉम्प्लेक्स। फियोफाइटिन किस में है, फोटो सिस्टम 2 में, एंड आयरन सल्फर किस में, फोटो सिस्टम 1 में। एंजाइम्स की अगर हम बात करें तो एंजाइम्स आपके पास जो है फोटो सिस्टम 1 में जो स्पेसिफिकली यूज होगा, ठीक है, दैट इज NADP रिडक्टेज हेयर। ये याद रखिएगा, बहुत स्पेसिफिक नेम है। फोटो सिस्टम 1 के साथ जो एंजाइम फंक्शनल फॉर्म में आता है वो कौन सा है, NADP रिडक्टेज, ठीक है। और फोटो सिस्टम 2 के साथ आप पढ़ेंगे जिसमें आपकी होती क्या है, फोटोलिसिस ऑफ वाटर। या यहाँ पर आपके लिए एक स्पेसिफिक वर्ड आप यूज करते हैं, हेयर वी आर यूजिंग अ स्पेसिफिक वर्ड विच इज ओके वाटर, दिस इज नोन एज वाटर हाइड्रोलिसिस। वाटर हाइड्रोलिसिस मतलब ऐसे तुम समझो, यहाँ पर जब भी PS2 की बात आएगी तो हम किसकी बात करेंगे, वाटर के स्प्लिट होने की बात करेंगे। मतलब PS2 सिस्टम के साथ जहाँ पर हम 680 nm की बात कर रहे हैं, वहाँ पर आपके पास जो हाइड्रोलिसिस ऑफ वाटर है वो वाला जो पार्ट है वो यहाँ पे डन होता है, ठीक है। ये आपको याद रखना है, हाइड्रोलिसिस ऑफ वाटर, ओके। सो दिस इज ऑल अबाउट फोटो सिस्टम। अब हम मूव कर रहे हैं बेटा अबाउट द रिएक्शन, ठीक है। अब इसको हम डिटेल में देखने जा रहे हैं। सबसे पहले देखो लाइट रिएक्शन जिसे आप फोटोकेमिकल रिएक्शन कहेंगे, और दूसरा पार्ट है फोटोसिंथेसिस में डार्क रिएक्शन। दो रिएक्शन है आपके पास। लाइट में जब भी आप वर्ड यूज कर रहे हैं ना लाइट रिएक्शन, तो वाई वी आर यूजिंग, क्योंकि यहाँ पर हमें लाइट की रिक्वायरमेंट कैसी है, डायरेक्ट है, डायरेक्ट रिक्वायरमेंट ऑफ द लाइट इज देयर, ठीक है। और वही लाइट आपकी किस में फॉर्म हो रही है, केमिकल एनर्जी के फॉर्म में, ठीक है। तो ये फोटोकेमिकल आपकी रिएक्शन है। सो सीक्वेंस ऑफ रिएक्शंस दैट आर डायरेक्टली ड्रिवन बाय लाइट। फर्स्ट थिंग, लाइट एनर्जी इज एब्जॉर्ब बाय द पिगमेंट्स, वी आर नोइंग इट कि यहाँ पर किससे हो रहा है एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन थ्रू द पिगमेंट्स एंड द एंटीना विच चैनल्ड टू द क्लोरोफिल ए। क्यों क्लोरोफिल ए के पास, क्योंकि ये रिएक्शन सेंटर है, ओके। देन डार्क रिएक्शन दैट आर इंडिपेंडेंट और नॉट डायरेक्टली डिपेंडेंट अपॉन द लाइट। डार्क रिएक्शन में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आपको याद रखना है कि ये लाइट के लिए ना एक डायरेक्ट इसमें कनेक्शन नहीं है, सी इनडायरेक्टली
यस इट इज, बट डायरेक्टली ये लाइट के साथ कनेक्ट नहीं है. दिस इज द रीजन आप इसको क्या कहते हैं, डार्क रिएक्शन कहते हैं. द रिएक्शंस अकर्स इनसाइड द स्ट्रोमा टू सिंथेसाइज द शुगर मॉलिक्यूल. अभी हमने पढ़ा था, यहाँ एक बार फिर से रिकॉल कर लो किस तरीके से ये जो आपकी लाइट एनर्जी है, ये जो लाइट एनर्जी है, इस लाइट एनर्जी से सबसे पहले हमने क्या बनाया बेटा, केमिकल एनर्जी, है ना, केमिकल एनर्जी. अब ये जो केमिकल एनर्जी है हमें किसके फॉर्म में मिली, इन द फॉर्म ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल. यस, एनर्जी मॉलिक्यूल है. या आपने पढ़ा किसके बारे में, NADPH के बारे में. अब यही जो केमिकल एनर्जी है ये किस में कन्वर्ट होगी बेटा, हमारे पास शुगर मॉलिक्यूल में, है ना. या आप यहाँ पर कह सकते हैं जो हमारा फूड का फॉर्मेशन होता है. तो यहाँ पर आपने ये शुगर की बात की. तो हम क्या कह रहे हैं कि लाइट एनर्जी से केमिकल एनर्जी तक की ये जो प्रोसेस है, ये वाली प्रोसेस लाइट रिएक्शन है. ठीक है, ओके, क्लियर है. और केमिकल एनर्जी से शुगर तक की जो प्रोसेस है, ये वाला जो पार्ट है, दिस इज व्हाट बेटा, दिस इज डार्क रिएक्शन. यहाँ पे लाइट का डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट और यहाँ पर लाइट आपकी इनडायरेक्टली इन्वॉल्व है, नॉट डायरेक्टली. सो दिस इज ऑल अबाउट द फोटोसिंथेसिस बेसिक्स. ओके, अब हम यहाँ पर देखेंगे स्पेसिफिकली लाइट रिएक्शंस के बारे में, किस तरीके से लाइट रिएक्शन आपकी कंप्लीट होती है. ओके, लाइट रिएक्शन के पास बेटा ये 4 स्टेप हैं. सबसे पहले आपको ये याद रखना है, लाइट रिएक्शन में कितने स्टेप है, 4. सबसे पहले क्या होगा, लाइट का एब्जॉर्प्शन होगा, किसके थ्रू, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स के थ्रू. ठीक है, लाइट एब्जॉर्ब हुई. लाइट एब्जॉर्ब होने के बाद एक प्रोसेस होगी जिसे आप कहेंगे स्प्लिटिंग ऑफ द वाटर. आपको पता है ना कि पानी की रिक्वायरमेंट है हमें इस प्रोसेस में. तो जो पानी है ना वो स्प्लिट होगा. स्प्लिट होने का मतलब उसकी हाइड्रोलिसिस हो जाएगी. क्यों होगी, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, यही वाटर मॉलिक्यूल है जिससे ऑक्सीजन को जनरेट होना है. ठीक है, इससे ऑक्सीजन भी आएगा, प्रोटॉन मॉलिक्यूल भी आएंगे, इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल भी आएंगे, ढेर सारी चीज़ें यहाँ पर होंगी. ठीक है, तो पहला क्या हो गया, लाइट का एब्जॉर्प्शन. दूसरा क्या हो गया, स्प्लिटिंग, हाइड्रोलिसिस ऑफ द वाटर. फिर तीसरा स्टेप क्या है बेटा, ऑक्सीजन का रिलीज होना. और चौथा स्टेप क्या है, अभी अभी हमने पढ़ा कि एनर्जी का जो इंटरमीडिएट है, एनर्जी इंटरमीडिएट्स का बनना. सो अल्टीमेटली लाइट रिएक्शन में आप देख रहे हैं ये 4 स्टेप्स, इसको अभी आप डिटेल में पढ़ेंगे. पिगमेंट इन्वॉल्व, तो यहाँ पर क्या है, दोनों ही आपके जो फोटो सिस्टम है वो इन्वॉल्व होते हैं. मतलब लाइट रिएक्शन की जब आप बात करेंगे तो बोथ सिस्टम्स आर इन्वॉल्व हियर, फोटो सिस्टम 1 एंड फोटो सिस्टम 2. अगेन यहाँ पर बार बार आप इसको ध्यान में रखिएगा. PS1 में आपके पास क्या है, P700, PS2 में क्या है, P680. बार बार रिकॉल करिए ताकि आपको चीज़ें बिल्कुल तैयार हो जाए. द LHC आर मेड अप ऑफ हंड्रेड्स ऑफ पिगमेंट्स मॉलिक्यूल, हम पढ़ चुके हैं लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स के मॉलिक्यूल के बारे में. ईच फोटो सिस्टम हैज़ ऑल द पिगमेंट्स, कह रहा है सारे फोटो सिस्टम के पास सारे ही पिगमेंट्स होते हैं एक्सेप्ट क्लोरोफिल ए, contributing to form a light harvesting system which is called एंटीनी. मतलब अगर आपसे कोई पूछ ले कि एंटीनी वाले पार्ट में क्या क्लोरोफिल ए अवेलेबल है, तो नहीं है. एंटीनी वाले पार्ट में जितने अदर क्लोरोफिल हैं दे ऑल आर अवेलेबल. क्लोरोफिल बी है, जेंथोफिल है, कैरोटिनॉइड्स है, अदर प्रोटीन्स है, एवरीथिंग इज अवेलेबल. बट क्लोरोफिल ए की जब भी बात आएगी दैट इज अबाउट द रिएक्शन सेंटर, ऑलवेज रिमेंबर दैट. यस, क्लोरोफिल ए आपका किस में इन्वॉल्व नहीं है, एंटीनी वाले पार्ट में इन्वॉल्व नहीं है. ओके, सो दिस इज अबाउट लाइट रिएक्शन. अब यहाँ पर देखो बेटा, ये वाला पार्ट हमने कहा ये है रिएक्शन सेंटर. फॉर एग्जांपल ध्यान से समझो, अगर मैंने कहा ये रिएक्शन सेंटर है तो ये कौन सा वाला पार्ट है, क्लोरोफिल ए वाला पार्ट है. ठीक है, और ये वाला पार्ट आपका क्या है, अदर एसेसरी पिगमेंट मॉलिक्यूल्स का. सो क्या कह रहे हैं, दीज पिगमेंट्स हेल्प्स टू मेक फोटोसिंथेसिस मोर एफिशिएंट बाय एब्जॉर्बिंग डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ द लाइट. बिल्कुल सही बात है, पिगमेंट्स ही हैं जो लाइट को एब्जॉर्ब करेंगे और हमारी प्रोसेस को एफिशिएंट बनाएंगे. सिंगल क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल फॉर्म्स इट्स रिएक्शन सेंटर, हमने पढ़ा है. रिएक्शन सेंटर इज डिफरेंट इन बोथ ऑफ द फोटो सिस्टम. रिएक्शन सिस्टम्स आपके दोनों ही फोटो सिस्टम में अलग अलग होंगे. ठीक है, ओके. फोटो सिस्टम 1 रिएक्शन सेंटर इज व्हाट, दिस इज क्लोरोफिल ए. मतलब यहाँ पर इनकी एब्जॉर्प्शन पीक की बात की गई है बेटा. फोटो सिस्टम 1 में जो रिएक्शन सेंटर है क्लोरोफिल के पास, उसकी पीक है 700 nm. और फोटो सिस्टम 2 में एब्जॉर्प्शन मैक्सिमा क्या है, 680 nm. ओके. फोटो सिस्टम 2 मतलब किसकी बात है, 680. द रिएक्शन सेंटर क्लोरोफिल ए एब्जॉर्ब 680 वेवलेंथ ऑफ द रेड लाइट. एग्जैक्टली, दिस कॉजेज इलेक्ट्रॉन टू बिकम एक्साइटेड एंड जंप. अच्छा, ये 2 वर्ड अभी बार बार आएंगे.
अप हिल रिएक्शन एंड डाउन हिल रिएक्शन। अप हिल का मतलब तुम ऐसे समझना कि जहाँ से भी ना इलेक्ट्रॉन, जैसे मान लीजिए हमारे पास, मान लो बेटा यहाँ पे कोई फोटो सिस्टम है फॉर एग्जांपल, ठीक है, यहाँ से मान लो कोई एक इलेक्ट्रॉन निकला, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन निकल करके इसका जो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है, क्या क्या हो सकता है, या तो आयरन सल्फर कंपोनेंट होगा, या क्या हो सकता है, दूसरा आपने पढ़ा था फियोफाइटिन, ठीक है। किसी भी एक, मान लीजिए इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ने इस इलेक्ट्रॉन को क्या किया बेटा, एक्सेप्ट किया, तो जब ये प्रोसेस ऊपर की ओर जा रही है ना, मतलब ये पूरी चेन जो है आगे की ओर बढ़ रही है, तो समवेयर हम इसको क्या कहते हैं, अपहिल रिएक्शन, ठीक है। डाउनहिल का मतलब क्या है कि जब आपकी ये प्रोसेस ना रिवर्स में आएगी, मतलब कहीं ना कहीं आपकी पूरी प्रोसेस नीचे की ओर आ रही है, आप उस केस में जो वर्ड यूज करेंगे वो क्या है, दैट इज डाउनहिल रिएक्शन। अभी हम इसको जब पढ़ेंगे ना फोटोफॉस्फोराइलेशन के बारे में, साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक में, उसमें ये क्लियर होगा अभी आपको, है ना। जंप करने का मतलब अपहिल हो गया, ठीक है, इनटू एन ऑर्बिट फॉरदर फ्रॉम द एटॉमिक मॉलिक्यूल, दीज इलेक्ट्रॉन्स आर पिक्ड अप बाय, ये अभी अभी हमने पढ़ा कि जब भी इलेक्ट्रॉन आपका आगे आएगा तो उसे एक्सेप्ट कौन करेगा बेटा, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स विच पासेस देम टू द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ द साइटोक्रोम, ठीक। अल्टीमेटली हम यहाँ पर फिर से वही बात कर रहे हैं कि एक फोटो सिस्टम है हमारे पास, इस फोटो सिस्टम से अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल रहा है तो इसे कोई एक्सेप्ट करने वाला इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होगा, वो किस पे डिपेंड करेगा, फोटो सिस्टम पर। अगर मान लीजिए फोटो सिस्टम 1 है तो इसे कौन एक्सेप्ट करेगा बेटा, आयरन सल्फर कॉम्प्लेक्स, हम पढ़ चुके हैं, टेबल याद करो, देख लो एक बार उसको। और अगर हम कहें फोटो सिस्टम 2 बेटा, तो इसे कौन यहाँ पर रिसीव करने वाला है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर हो जाएगा क्या बेटा, फियोफाइटिन, यस, इसे फियोफाइटिन यहाँ पर क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा, है ना। ओके, सो एक बार इसको यहाँ पर फिर से देखेंगे, फियोफाइटिन, ओके, सो इट इज गिवन हेयर कि इसे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर क्या करता है, एक्सेप्ट करता है, और फिर यहाँ से ये क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन जब इन्होंने एक्सेप्ट किया ना, तो अल्टीमेटली ये कहाँ पर इसको ट्रांसफर कर देते हैं, इट ट्रांसफर्ड टू ETS which is known as what, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में बहुत तरीके के मॉलिक्यूल है, उस पर सबसे स्पेसिफिक मॉलिक्यूल कौन सा है, साइटोक्रोम्स, यस। अभी आप पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में कुछ स्पेसिफिक मॉलिक्यूल, जैसे प्लास्टोक्यूनोन, ठीक है, फिर आप पढ़ेंगे साइटोक्रोम B6F, एंड देन यू ऑल विल स्टडी अबाउट द प्लास्टोसाइनिन। ये कुछ नाम है जो आपको तैयार होने चाहिए, प्लास्टोक्यूनोन, साइटोक्रोम B6F एंड प्लास्टोसाइनिन, ये सारे किसके पार्ट हैं, ये सारे पार्ट हैं आपके इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के, ओके। सो दिस इज ऑल अबाउट लाइट रिएक्शन। अब हम चलेंगे इसके डिटेल्ड वाले पार्ट में, ओके। इस वाले पार्ट को बहुत अच्छे से देख लो ज़रा यहाँ पर। अब हम जो पढ़ रहे हैं ना, दिस इज नोन एज नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। एक एक वर्ड को क्लियर करते हैं। फोटोफॉस्फोराइलेशन लाइट रिएक्शन में एक प्रोसेस है जिसे आप कहते हैं नॉन साइक्लिक, एक को कहते हैं साइक्लिक। उसके बाद आपका एक वर्ड लिखा हुआ है बुक में, बहुत ध्यान से देखो, फोटोफॉस्फोराइलेशन। फोटो का मतलब है लाइट, फॉस्फोराइलेशन का मतलब है एनर्जी प्रोडक्शन। जब भी आप साइंटिफिक टर्म यूज़ करते हैं ना बायोलॉजी में, तो वो फॉस्फोराइलेशन का मीनिंग क्या है, एनर्जी का प्रोड्यूस होना, वो जो केमिकल एनर्जी बन रही है लाइट से, केमिकल एनर्जी। ये वर्ड जो फोटो फॉस्फोराइलेशन है, ये दो जगह पर यूज़ हुआ है, नॉन साइक्लिक में और साइक्लिक में, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या देख रहे हैं, नॉन साइक्लिक फोटो फॉस्फोराइलेशन, जिसे आप जेड स्कीम भी कहते हैं। इसमें समझने के लिए सबसे पहले तो ये समझो, ये जो पूरा हमें पार्ट दिख रहा है ना, इसको ऐसे समझो, जैसे मान लो ये आपके बेटा क्या है, ये आपके पास मान लो ये पूरा क्लोरोप्लास्ट है, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या होंगे, थैलेकॉइड के स्टैक होंगे, जैसे आप पूरा ग्रेना कहेंगे, ठीक है। हम क्या कह रहे हैं, हमने ये जो पूरा डायग्राम बनाया है ना, इस डायग्राम में बेटा हमने क्या लिया, ये वाला पार्ट लिया है, ठीक है। इस वाले पार्ट को हमने यहाँ रखा है। तो थैलेकॉइडल मेम्ब्रेन के पास आपने पढ़ा था क्या प्रेजेंट होते हैं, फोटो सिस्टम, ठीक। तो आपको समझना है कि नॉन साइक्लिक के केस में दोनों फोटो सिस्टम्स आर अवेलेबल। दोनों का मतलब क्या हो गया, 1 भी अवेलेबल होगा और 2 भी अवेलेबल होगा, फर्स्ट थिंग। अब ये समझो कि जो फोटो सिस्टम आपके अवेलेबल है ना, तो ये पूरी प्रोसेस स्टार्ट कहाँ से होती है, ये पूरी प्रोसेस आपकी स्टार्ट होती है PS2 से, फोटो सिस्टम सेकेंड से। सबसे पहले फोटो सिस्टम 2 क्या करता है बेटा, सनलाइट को एब्जॉर्व करता है, फोटो सिस्टम 2 680 nm, ठीक।
अब यहाँ से आपने पढ़ा है कि फोटो सिस्टम 2 का जो एक्सेप्टर, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है वो कौन है बेटा? फियोफाइटिन है, ठीक है। तो फियोफाइटिन ने क्या किया? इसको एब्जॉर्व कर लिया, क्लियर। फिर इसके बाद ये इलेक्ट्रॉन कहाँ ट्रांसफर हो गया? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में। अभी हमने पढ़ा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में ट्रांसफर हो गया। एक एक स्टेप को याद रखो। फोटो सिस्टम 2 सबसे पहले क्या करेगा? लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स है, लाइट को एब्जॉर्व किया, ठीक है। अब बेटा जैसे ही लाइट एब्जॉर्व की, जो रिएक्शन सेंटर है एक्टिवेट हो गया, क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल। अब इलेक्ट्रॉन निकला, अब इलेक्ट्रॉन निकला तो रिसीव कौन करेगा? फोटो सिस्टम 2 है, टेबल अगेन फियोफाइटिन। अब फियोफाइटिन उसे एक्सेप्ट किया। अब ये आगे कहाँ जाने वाला है? फियोफाइटिन इसका क्या करेगा? अब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया है ना, तो इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा? जहाँ से एनर्जी का प्रोडक्शन हो। तो हमारे पास एक चेन आती है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। आपने माइटोकॉन्ड्रिया में भी इसके बारे में पढ़ा है बेटा, है ना। तो माइटोकॉन्ड्रिया में भी जैसे आपका एनर्जी प्रोडक्शन होता है, वैसे क्लोरोप्लास्ट के केस में थैलेकॉइड की मेम्ब्रेन के पास भी अपना क्या है? ईटीएस सिस्टम है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। तो अब ये इलेक्ट्रॉन किसको ट्रांसफर हो गया? ईटीएस को। अब ईटीएस के पास बेटा सबसे पहले है ये प्लास्टोक्विनोन, ठीक है। जो बेसिक सा आपको कॉन्सेप्ट यहाँ समझना है, प्लास्टोक्विनोन, साइटोक्रोम B6F एंड देन प्लास्टोसाइनिन, ये इसके पास ट्रांसफर हुआ। अब ये इलेक्ट्रॉन बेटा यहाँ से ट्रांसफर होते हुए कहाँ पहुँच गया? फोटो सिस्टम 1 के पास। क्लियर है बात? फोटो सिस्टम 1 के पास कौन सा इलेक्ट्रॉन पहुँचा? जो रिसीव किसने किया था? फोटो सिस्टम 2 ने। इतनी सी बात क्लियर है? यहाँ से पूरी प्रोसेस इतनी चली। अब यहाँ समझो, ये वाली जो प्रोसेस हुई है कैसी है? अपहिल रिएक्शन है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन जंप किया, इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ा और किसने रिसीव कर लिया उसे? फियोफाइटिन ने, ठीक है। अब यहाँ से पूरी प्रोसेस बढ़ते हुए कहाँ आ चुकी है? फोटो सिस्टम 1 के पास। अब फोटो सिस्टम 1 का जो आपका इलेक्ट्रॉन रिसेप्टर था वो क्या था? आयरन सल्फर मॉलिक्यूल था, आयरन सल्फर का कॉम्प्लेक्स। अब देखो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकला और ये किसने ले लिया? आयरन सल्फर ने लिया। इसके बाद बेटा ये कहाँ चला गया? इसको रिसीव किया फेरोडॉक्सिन ने, फेरोडॉक्सिन मॉलिक्यूल ने। और यहाँ पर जैसे इलेक्ट्रॉन आपका आगे जाता है, यहाँ एक बहुत स्पेसिफिक प्रोसेस होती है। याद करो, हमने पढ़ा था कि फोटो सिस्टम 1 के पास एक स्पेसिफिक एंजाइम की हमने बात की थी, विच इज़ NADP रिडक्टेज। तो यहाँ पर यही जो एंजाइम है ये क्या करता है? NADP प्लस जो है आपका कहाँ प्रेजेंट है? तो जब बाहर जो प्रोसेस हो रही है, ये वाली जो प्रोसेस है बेटा, ये कहाँ हो रही है? स्ट्रोमा में हो रही है ना। ये वाला जो पार्ट हो रहा है ये NADP का जो यहाँ पे रिडक्शन वाला पार्ट है ना। तो ये जो NADP है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? NADPH में। वी आर नोइंग कि NADPH आपका क्या है? एनर्जी का मॉलिक्यूल है। एक NADPH से कितने ATP के मॉलिक्यूल बनते हैं? 3, ETS के थ्रू, है ना। एक NADPH से 3 मॉलिक्यूल ऑफ ATP फॉर्म होते हैं। तो अल्टीमेटली आपको ये भी एक एनर्जी का मॉलिक्यूल मिला। और यहाँ पर जब ये पूरी प्रोसेस हुई ना, एक तो ये आपका जनरल सा कॉन्सेप्ट हो गया समझने के लिए, ठीक। अब थोड़ा सा इसमें डिटेल में चलेंगे। जब ये लाइट यहाँ से एब्जॉर्ब हुई फोटो सिस्टम 2 के थ्रू ना, उसी समय में क्या होता है, यहाँ पर फोटो सिस्टम 2 से ही अटैच्ड जो आपका वाटर मॉलिक्यूल की कंडीशनिंग है वो क्या है? यहाँ पर हो जाता है आपका हाइड्रोलिसिस ऑफ द वाटर। यहाँ पर कौन सी प्रोसेस हो गई बेटा? ये प्रोसेस हो गई आपकी हाइड्रोलिसिस की। और हाइड्रोलिसिस हुआ पानी का, तो यहाँ पे आपको क्या मिला? आपको ये प्रोटॉन मॉलिक्यूल मिले और ये इलेक्ट्रॉन भी मिला, ठीक है। और ये इलेक्ट्रॉन फिर से कहाँ पहुँच जाते हैं? फोटो सिस्टम 2 के पास। तो अल्टीमेटली क्या है? फोटो सिस्टम 2 को इलेक्ट्रॉन की जो सप्लाई है वो कंटिन्यू बनी रहती है। किससे? हाइड्रोलिसिस ऑफ वाटर से। पहले तो वो सनलाइट से उसने रिसीव किया और वहाँ पर वो एक्टिवेट हो गया। उसके बाद हम क्या कह रहे हैं? हाइड्रोलिसिस ऑफ वाटर भी PS2 के साथ अटैच्ड है, जिसमें आप स्प्लिटिंग ऑफ वाटर की बात करते हैं। और ये आपका प्रोटॉन मॉलिक्यूल्स को रिलीज करता है और इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल को, और साथ ही साथ ऑक्सीजन को। और यही ऑक्सीजन हम कंज्यूम करते हैं, यही ऑक्सीजन जो प्लांट्स हैं प्रोड्यूस करते हैं। क्लियर? ओके। अब यहाँ पर देखिए, बार बार हम ये बात कर रहे हैं प्रोटॉन ग्रेडियंट की। एक स्पेसिफिक वर्ड है प्रोटॉन ग्रेडियंट। प्रोटॉन ग्रेडियंट का मतलब क्या है कि जैसे मान लो यहाँ पर आपकी जो थैलेकॉइड्स है ना, अब थैलेकॉइड के ल्यूमेन के अंदर अगर प्रोटॉन का कंसंट्रेशन, ग्रेडियंट का मतलब क्या है? डिफरेंट ऑफ दैट, या डिफरेंस है कहाँ पर? प्रोटॉन्स के एग्जैक्ट कंसंट्रेशन में। मान लो यहाँ पर कंसंट्रेशन प्रोटॉन का बहुत ज़्यादा हो जाए और बाहर वाला पार्ट क्या है? स्ट्रोमा, यहाँ पर प्रोटॉन का कंसंट्रेशन कम हो जाए, तो अल्टीमेटली क्या हो गया? ये ग्रेडियंट क्रिएट हो गया। ग्रेडियंट का मतलब है डिफरेंस ऑफ पर्टिकुलर कंसंट्रेशन ना, किसी भी पर्टिकुलर मॉलिक्यूल का। जब हम प्रोटॉन ग्रेडियंट कह रहे हैं तो प्रोटॉन ग्रेडियंट का मतलब क्या है बेटा? कि अंदर हमारे पास जो H+ आयन है वो ढेर सारे H+ आयन बन रहे हैं।
अब ये जो H+ आयन है, प्रोटॉन मॉलिक्यूल है, ये हमारी ल्यूमेन वाले पार्ट में इतने ज़्यादा क्यों बन रहे हैं, ठीक है। इसको आप अलग से भी देखेंगे, केमियोस्मोटिक जो आपका पूरा हाइपोथेसिस है, लेकिन यहाँ बस ये समझो कि जब ये वाटर की स्प्लिटिंग होती है तो यहाँ प्रोटीन बना, वो कहाँ आ गया, इसी ल्यूमेन के पास आ गया। पहला जो प्रोटॉन मिला वो यहाँ से मिला, ठीक है। दूसरा प्रोटॉन कहाँ से आता है, जब ये पूरी ETS चेन कंप्लीट हो रही होती है ना, तो यहाँ पर भी आपका प्लास्टोक्विनोन साइटोक्रोम B6F से होता हुआ प्रोटॉन आपको यहाँ से मिलता है, ठीक है। और तीसरा आपको प्रोटॉन कहाँ से आता है, ये देखो यहाँ पे, ये जो आपकी पूरी स्ट्रोमा में प्रोसेस हुई ना, ये वाले प्रोटॉन भी बहुत बार क्या होते हैं, आपके इनसाइड द ल्यूमेन आ जाते हैं। तो अल्टीमेटली जो ल्यूमेन वाला पार्ट है वो प्रोटॉन रिच हो जाता है, प्रोटॉन का कंसंट्रेशन बहुत बढ़ जाता है, ठीक है, इन स्पाइट ऑफ स्ट्रोमा वाले रीजन के। तो यहाँ पर एक प्रोटॉन ग्रेडियंट क्रिएट होता है। अब इस प्रोटॉन ग्रेडियंट के साथ क्या होता है, ये जो प्रोटॉन मॉलिक्यूल है बेटा, अब यहाँ पर रोल आता है एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर विच इज नोन एज ATP सिंथेज। ATP सिंथेज का स्ट्रक्चर देखो, ये इस तरीके से तुम्हें दिख रहा है यहाँ पर, ये इसका क्या है, ये इसका बेस वाला पार्ट है, ये हेड वाला पार्ट है, ठीक। यहाँ पर तुम्हें ये दो चीजें दिख रही हैं, दिस इज CF0 एंड दिस इज CF1। CF1 इसका ये हेड वाला पार्ट है एंड CF0 इसका बेस वाला पार्ट है। अब ये जो प्रोटॉन मॉलिक्यूल एक्स्ट्रा बने हैं ना, अब ये क्या करेंगे, उस ल्यूमेन से बाहर आएंगे। अब ल्यूमेन से ने बाहर आना है तो ATP सिंथेज से वो पैसेज प्रोवाइड करता है बेटा। वो रास्ता कहाँ से मिल रहा है, ATP सिंथेज मॉलिक्यूल से। अब यहाँ से प्रोटॉन क्या करते हैं, बाहर आना शुरू करते हैं। अब जब ये बाहर आते हैं ना, तो इसी कंडीशन में क्या होता है, यहाँ पर ढेर सारे जो ADP मॉलिक्यूल, ADP, उनका क्या होता है, फॉस्फोराइलेशन होता है। मतलब यहाँ पर ये जो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट है, ये कंप्लीटली किससे कंबाइंड हो जाती है, ADP से। मतलब ADP और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट मिलकर के क्या बनाते हैं, ATP मॉलिक्यूल। तो अल्टीमेटली प्रोटॉन ग्रेडियंट मेजर रोल प्ले कर देता है किसमें, इन द फॉर्मेशन ऑफ ATP और एनर्जी मॉलिक्यूल, ठीक। तो यही यहाँ पर समझाया गया है कि किस तरीके से अंदर जो प्रोटॉन का कंसंट्रेशन आपका हाई हुआ है, वो ATP सिंथेज वहाँ पर उन प्रोटॉन्स को जब बाहर की ओर निकालता है, जब वो बाहर की ओर आते हैं उस समय पर किस तरीके से हमारे पास ढेर सारी एनर्जी का फॉर्मेशन होता है। तो अल्टीमेटली आपको इस पूरी रिएक्शन में दो एनर्जी मॉलिक्यूल्स मिले, क्या क्या, ATP का फॉर्मेशन हुआ और NADPH मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हुआ। सो दिस इज अबाउट द जेड रिएक्शन और द नॉन साइक्लिक। एंड व्हाई वी आर सेइंग इट अगेन नॉन साइक्लिक। नॉन साइक्लिक का मतलब है, देखो बेटा, यहाँ से शुरू हुई थी प्रोसेस हमारी फोटो सिस्टम 2 से, है ना, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ कि ये फिर से रिवर्स आया हो। अगर ये फोटो सिस्टम 2 से शुरू होकर के अगेन फिर से कहाँ पर एंड अप होता, PS2 पर, फोटो सिस्टम 2 पर, तो हम कहते हैं ये पूरा साइकिल कंप्लीट हुआ, साइक्लिक प्रोसेस है। क्लियर। नॉन साइक्लिक क्यों है, क्योंकि फोटो सिस्टम 2 से शुरू हुआ, फिर जाकर के ख़त्म कहाँ हो रहा है, फोटो सिस्टम 1 पर ही, फिर वहीं से वो पूरी प्रोसेस आगे आपकी स्टॉप हो रही है। क्लियर। अल्टीमेटली वो रिवर्स होकर के नहीं आ रही है, दैट्स व्हाई इट इज नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन प्रोसेस, बिकॉज इट इज नॉट कंप्लीटली साइकिल्ड। और इसे आप क्या कहते हैं, जेड स्कीम भी कहते हैं। एंड यू ऑल हैव टू चेक द डायग्राम गिवन इन द बुक ऑल्सो फॉर दैट, ठीक है, इसको जरूर एक बार देख लीजिएगा। ओके, सो नाउ दिस इज ऑल अबाउट द प्रोसेस which is the non-cyclic reaction. Cyclic process we are going to complete in the next lecture further. And you all must do one thing, जितना भी अभी आपने पढ़ा है उसको properly revise करिए, अच्छे से नोट बना लीजिए, और उससे related जितने भी question answers आप कर सकते हैं, just try to do that. Clear? Thank you everyone.